जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब दुनिया आज जैसी बिल्कुल नहीं थी, तब आखिर इंसान ने शहर बसाने का सोचा कैसे होगा। आज हम उसी सफर पर चलेंगे, सीधे सिंधु घाटी की उस शानदार कहानी में जो प्राचीन दुनिया के सबसे विकसित समाजों में से एक थी। तो आज हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे बिल्कुल शुरुआत से, नवपाषाण युग से। फिर देखेंगे कि कैसे एक सभ्यता का जन्म होता है और सीधे चलेंगे सिंधु घाटी की खोज की तरफ। उसके बाद हम उसके शहरों को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में वहाँ के लोगों की लाइफ, उनके विश्वासों और फैशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, हमारी कहानी किसी बड़े शहर से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है उन छोटे छोटे लेकिन मैं कहूँगी बहुत ही क्रांतिकारी इनोवेशन से, जिन्होंने इंसान के जीने का तरीका ही बदल कर रख दिया। तो ये 5 कदम, ये कोई मामूली बदलाव नहीं थे। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी, एक लीप फॉरवर्ड जिसे कहते हैं। बेहतर औजारों से खेती आसान हुई, खेती से लोग एक जगह बसने लगे, और फिर पहिए और आग ने तो जैसे उन्हें नई टेक्नोलॉजी दे दी। समझिए, यही वो नींव थी जिस पर एक पूरी की पूरी महान सभ्यता खड़ी होने वाली थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, एक छोटा सा गांव जहां लोग बस अपना गुजारा करने के लिए खेती कर रहे हैं, आखिर वो एक इतने बड़े, इतने ऑर्गेनाइज्ड शहर में बदला कैसे? चलिए इस प्रोसेस को धीरे धीरे समझते हैं। तो सब कुछ शुरू हुआ जरूरत से ज्यादा अनाज से, एग्रीकल्चरल सरप्लस। ये सीधा सीधा उस नियोलिथिक लीप का नतीजा था। पहली बार इंसान सिर्फ पेट भरने से आगे सोच पा रहा था। उसके पास वक्त था, कुछ नया करने का मौका था। अब जब जरूरत से ज्यादा अनाज है तो क्या होगा? बिल्कुल, ट्रेड होगा, व्यापार। और इसी एक्स्ट्रा अनाज ने जन्म दिया हलचल भरे ट्रेडिंग सेंटर्स को, जहां लोग अनाज के बदले बर्तन, औजार और दूसरी जरूरी चीजें ले दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये मार्केट्स बड़े होते गए, उन्हें मैनेज करना भी मुश्किल होता गया। जरा सोचिए, बिना किसी नियम, बिना किसी कानून के एक बड़ा सा बाजार कितना केओटिक हो सकता है ना? बस यहीं से ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत महसूस हुई। और बस जैसे ही ट्रेड और लोगों को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बना, एक आम सा ट्रेडिंग सेंटर एक असली शहर बन गया, एक अर्बन सिविलाइजेशन। और यही था एक सभ्यता के जन्म का पल। आपको पता है, हजारों सालों तक दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में से एक हमारी नजरों से पूरी तरह ओझल थी, रेत और वक्त के नीचे दबी हुई। लेकिन फिर कुछ ऐसी डिस्कवरीज हुई जिन्होंने हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये कोई एक दिन की खोज नहीं थी, नहीं। इसकी शुरुआत हुई 1850s में, जब रेलवे लाइन बिछाते हुए मजदूरों को अचानक कुछ खंडहर मिले। लेकिन सोचिए, इस महान सभ्यता को पूरी तरह से दुनिया के सामने लाने में 70 साल से भी ज्यादा लग गए। और जब ये खुदाइयाँ हुई तो उनका असर, वाओ, दुनिया हैरान रह गई। आर्कियोलॉजिस्ट ने सिर्फ कुछ पुराने खंडहर नहीं, बल्कि जैसा कि इस कोट में लिखा है, ये दुनिया के सामने स्पष्ट हो गया कि सिंधु घाटी दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता थी। उन्होंने प्राचीन दुनिया की एक खोई हुई सुपर पावर को खोज निकाला था। तो आखिर ऐसी क्या बात थी इन शहरों में? क्या था जो इन्हें इतना खास बनाता था? चलिए एक टूर लेते हैं उनके कमाल के अर्बन प्लानिंग का, जिसने उन्हें अपने टाइम से सदियों आगे लाके खड़ा कर दिया था। देखिए, शहर को कितनी खूबसूरती से 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक था ऊपरी शहर या सिटाडेल। ये एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना था जहां सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थीं, और दूसरा था निचला शहर, लोअर टाउन, जहां आम लोग रहते थे। ये उस जमाने की एक ब्रिलियंट सोच थी, कुछ आज के जमाने की सिटी जोनिंग जैसी, है ना? अब ये देखिए 4:2। ये नंबर शायद सिंपल लगे, लेकिन इसके पीछे इनकी इंजीनियरिंग का कमाल छिपा है। क्या आप सोच सकते हैं, पूरी सभ्यता में हजारों किलोमीटर तक इस्तेमाल होने वाली हर एक पक्की ईंट, हर एक बर्न्ड ब्रिक इसी स्टैंडर्ड रेशियो की थी। ये स्टैंडर्डाइजेशन गजब का है, और ये इशारा करता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। और उनके घर वो सिर्फ रहने की जगह नहीं थे। जरा देखिए, सड़कें एकदम परफेक्ट राइट एंगल्स पर काटती थी। सड़कों के किनारे ढकी हुई नालियां थी। साफ सफाई का कितना ध्यान था। 1, 2, यहाँ तक कि 3 मंजिला घर, और हर घर में अपना आंगन, अलग बेडरूम
और प्राइवेट कुआं तक था। और हाँ, मेन गेट मेन रोड पर नहीं खुलता था, शायद प्राइवेसी के लिए। सच कहूं तो ये सिस्टम तो आज के कई शहरों से भी बेहतर लगता है। तो बिल्डिंग्स और सड़कें तो देख लीं, पर इन शानदार शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे, उनकी लाइफ कैसी थी, वो क्या मानते थे, और हाँ, उनका फैशन सेंस कैसा था। चलिए अब उनके समाज की इन्हीं परतों को खोलते हैं। और ये काफी इंटरेस्टिंग है। ज्यादातर प्राचीन राज्यों में आमतौर पर राजा होते थे, राइट? लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि पावर किसी एक राजा के पास नहीं, बल्कि कम्युनिटी के पास थी। और जो सबूत मिले हैं, खासकर इतनी सारी मातृ देवी की मूर्तियां, वो इशारा करती हैं एक मातृ सत्तात्मक समाज की तरफ। एक ऐसा समाज जहां शायद महिलाओं के पास प्राइमरी पावर थी। और अब फैशन की बात करें, हड़प्पा में एक वैनिटी बॉक्स मिला है और उसके अंदर का सामान देखिए, लिपस्टिक, काजल, सिंदूर, यहाँ तक कि साबुन भी, सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के गहने, और सुनिए, एक एंटी माइक्रोबियल टिंक्चर सॉल्यूशन भी। मतलब उन्हें फैशन की तो समझ थी ही, साथ में एडवांस्ड हाइजीन की भी। कमाल है। अब आते हैं उनके विश्वासों पर। उनकी आस्था नेचर से, प्रकृति से और जीवन देने की शक्ति से गहराई से जुड़ी थी। वो पुरुष और महिला देवी देवताओं की पूजा करते थे और मातृ देवी को फर्टिलिटी की देवी मानते थे। और उनके दफनाने के तरीके, वो मृतकों के साथ बर्तनों में उनकी पसंदीदा चीजें भी दफनाते थे। और ये क्या बताता है? ये उनके आफ्टर लाइफ में, यानी मौत के बाद भी किसी तरह के जीवन में एक मजबूत विश्वास की तरफ इशारा करता है। तो ये थी उस शानदार सभ्यता की एक झलक। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, द टॉपिक फॉर द नेक्स्ट क्लास IVC विल बी कंटिन्यूड। हम अगली क्लास में मिलेंगे, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उनकी वो रहस्यमयी लिपि जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, उनका ट्रेड, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उनका अंत कैसे हुआ, ये सब जानेंगे हम अगली बार।